This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. अपराधी को अपने किए की सज़ा तो मिलती है, लेकिन पीड़ित भी परिवार सहित उसके दर्द को झेलता है। कई अपराध ऐसे भी होते हैं जिसमें अपराधी से ज़्यादा सज़ा पीड़ित को मिलती है और वो ज़िंदगी भर उस दर्द को नहीं भुला पाता, जैसा कि रेप या एसिड अटैक के केसेस में होता है। ऐसा ही है भारत का एक बहुचर्चित केस अरुणा शानबाग का। उसके साथ हुए जुल्म के बाद अपराधी तो कुछ सालों की सज़ा के बाद छूट गया, लेकिन अरुणा उस हादसे की निशानी बनकर रह गई। 42 सालों तक वो एक जिंदा लाश बनकर रही। अरुणा की कहानी सिर्फ अरुणा की ही नहीं, बल्कि उन नर्सेस की भी है जिन्होंने 42 सालों तक उसे ज़िंदा रखने की हर संभव कोशिश की। आज की हमारी कहानी है अरुणा शानबाग की। अरुणा का जन्म 1 जून 1948 को कर्नाटक के हल्दीपुर नाम के इलाके में हुआ था। अरुणा के 8 भाई बहन थे, जिसमें अरुणा सबसे छोटी थी। शुरुआती पढ़ाई के बाद अरुणा मुंबई चली आई, जहां उनकी बहन शादी के बाद रहती थी। मुंबई आकर अरुणा ने नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की। वो हॉस्टल में रहती थी। 1971 में नर्सिंग कोर्स कंप्लीट होने के बाद अरुणा को किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में एक नर्स के रूप में जॉब मिल गई। इसी किंग एडवर्ड हॉस्पिटल में एक डॉग रिसर्च लेबॉर्ट्री थी, जहां मेडिसिन्स का कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। इसी डिपार्टमेंट में अरुणा की ड्यूटी थी। उसका काम कुत्तों को दवाई देना और उनके खाने पीने का ख्याल रखना था। उसी हॉस्पिटल के एक रेजिडेंट डॉक्टर से अरुणा की नज़दीकियाँ बढ़ी। दोनों में प्यार हुआ। अब दोनों शादी करने का तय करते हैं। ये अक्टूबर-नवंबर में 1973 का समय था। इनकी सगाई हो चुकी थी और 2 महीने बाद जनवरी 1974 में शादी होनी थी और अरुणा एक खुशहाल ज़िंदगी के सपने संजो रही थी। लेकिन उसकी खुशियाँ ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं रह सकी। जैसे किसी की बुरी नज़र लग गई। अरुणा को हॉस्पिटल में काम करते हुए 2 साल हो चुके थे। उसी हॉस्पिटल में एक स्वीपर कम वार्ड बॉय भी काम करता था, जिसका नाम था सोहन लाल वाल्मीकि। ये यूपी का रहने वाला था। किंग एडवर्ड हॉस्पिटल में ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर स्वीपर का काम करता था। इसकी ड्यूटी भी उसी डॉग रिसर्च डिपार्टमेंट में साफ़ सफाई की थी। कई महीने हो चुके थे। इसी दौरान काम को लेकर अरुणा और सोहनलाल के बीच कई बार झगड़ा हो चुका था। अरुणा का कहना था कि सोहनलाल अपना काम ठीक से नहीं करता। उसका ये भी आरोप था कि सोहनलाल कुत्तों को दिए जाने वाले खाने में से स्पेशली मटन की चोरी भी करता है। इसी बात पर दोनों में कई बार तीखी नोकझोंक और झगड़ा हो चुका था। इसी दौरान सोहनलाल ने घर जाने के लिए छुट्टी मांगी, लेकिन अरुणा ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि एक तो तुम काम ठीक से नहीं करते हो, यहाँ चोरी करते हो और अब छुट्टी मांग रहे हो। अगर तुम छुट्टी पर गए तो मैं तुम्हारी रिटन कंप्लेंट कर दूंगी। सोहनलाल पहले से ही अरुणा से चिढ़ता था और अब तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। 27 नवंबर 1973 का दिन, रात 8 बजे अरुणा अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वापस हॉस्टल जाने की तैयारी कर रही थी। वो अपनी यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए हॉस्पिटल के बेसमेंट में गई। उस दिन बेसमेंट में सोहनलाल पहले से ही छिपा हुआ था। जब अरुणा कपड़े बदल रही थी, तभी सोहनलाल ने अरुणा पर हमला कर दिया। दोनों में हाथापाई होती है। अरुणा भी उसका मुकाबला करती है। सोहनलाल के पास पहले से ही कुत्तों को बांधने वाली चेन थी। अरुणा पर काबू पाने के लिए उसने वो चेन अरुणा के गले में लपेटी और ज़ोर से कस दिया। वो लगातार चेन को मजबूती से कस रहा था, जिसकी वजह से अरुणा के गले की नस पूरी तरह से दबती चली गई। ऑक्सीजन की कमी से अरुणा का शरीर सुन्न हो गया और वो बेहोशी में चली गई। फिर उसने अरुणा का रेप किया और उसी हालत में उसे मरा हुआ समझकर वो वहाँ से भाग गया। वो चेन तब भी उसके गले में ऐसे ही कसी हुई थी। 10-11 घंटों तक अरुणा वहाँ बेहोशी में ऐसे ही पड़ी रही। सुबह जब अगली शिफ्ट का स्वीपर आया तो उसने अरुणा को वहाँ देखकर शोर मचाया। तब बाकी स्टाफ भी वहाँ पहुँचा और उसी हॉस्पिटल में उसका इलाज शुरू हुआ। शुरुआती इलाज में ही डॉक्टर्स ने पाया कि अरुणा ऑलरेडी कोमा में है। टेस्ट किए गए तो पता चला कि जब अरुणा के गले में चेन कसी गई थी तो दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाने वाली उसकी नस बुरी तरह से दब गई थी। ऑक्सीजन की कमी से ही वो बेहोश हुई थी और घंटों इसी हालत में रहने की वजह से वो कोमा में चली गई। उसकी बॉडी काफ़ी हद तक पैरालाइज्ड हो चुकी थी, जिसका असर उसके दिमाग पर भी हुआ था। उसके सोचने समझने की शक्ति
लगभग खत्म हो चुकी थी। अरुणा को हॉस्पिटल में काम करते हुए सिर्फ 2 साल ही हुए थे, लेकिन वो काफ़ी मेहनती नर्स थी। अपने काम से अरुणा ने हॉस्पिटल में अच्छी खासी पहचान बनाई थी। उसके साथ हुई इस घटना को सुनकर सभी सकते में थे। जिस डॉक्टर से अरुणा की सगाई हुई थी वो भी भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन अरुणा की हालत बहुत खराब थी। वो किसी को भी पहचानने, कुछ भी रिएक्ट करने की हालत में नहीं थी। जल्द ही ये खबर हॉस्पिटल की चारदीवारी से बाहर मुंबई में फैली। मुंबई की नर्सेज ने अपनी सेफ्टी के लिए प्रदर्शन और हड़ताल शुरू की। तब सरकार ने उनकी सुरक्षा का आश्वासन देकर ये प्रदर्शन खत्म करवाया। अरुणा और सोहन लाल के झगड़े का सबको पता था। फिर वो घटना के बाद से गायब भी था। ये खबर पुलिस को भी दी गई। जल्दी ही पुलिस ने सोहन लाल को पकड़ लिया। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में उसे अरुणा से मारपीट और डकैती का दोषी ठहराया, क्योंकि जाते वक्त वो अरुणा की पहनी कान की बालियां भी साथ ले गया था। सोहन लाल को बलात्कार या यौन उत्पीड़न का दोषी नहीं ठहराया गया। दरअसल बलात्कार हुआ है, मेडिकल टेस्ट में ये साबित ही नहीं हो पाया। उसे सिर्फ हत्या के प्रयास और डकैती के लिए 7-7 साल की 2 सज़ा हुई, जो एक साथ ही चल रही थी। उसे बलात्कार या यौन उत्पीड़न का दोषी नहीं ठहराया गया, जिसमें उसे आजीवन कारावास की सज़ा भी हो सकती थी। सज़ा के लिए उसे यरवदा जेल भेज दिया गया। उधर अरुणा की हालत वैसी ही थी, उसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स अपनी कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। सब किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन समय बीतता रहा। अरुणा के मंगेतर डॉक्टर काफ़ी समय तक उसे देखने आते रहे, लेकिन कोई उम्मीद न दिखते हुए उनका आना भी कम होता गया और फिर धीरे धीरे बंद हो गया। उन्होंने अपनी ड्यूटी किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा ली। अरुणा की हालत से वो भी बहुत दुखी थे। उधर अरुणा के भाई बहन माता पिता के देहांत के बाद मुंबई शिफ्ट हो गए थे। बहनों की शादी हो चुकी थी और भाई छोटी मोटी नौकरी करते थे। इनकी माली हालत कुछ खास नहीं थी। कुछ समय तक तो वो अरुणा से मिलने के लिए आते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका आना जाना भी कम होते होते बंद हो गया। सभी ने अरुणा से दूरी बना ली और अब अरुणा किंग एडवर्ड हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 4 के पेशेंट बनकर रह गई। एक जिंदा लाश की तरह वो उसी बिस्तर पर पड़ी रहती। साल दर साल बीतते रहे। अपनों द्वारा ठुकराए जाने के बाद अकेली पड़ी अरुणा के लिए उसी हॉस्पिटल की नर्सेज मसीहा बनकर आई। पहले दिन से ही उसकी सेवा में जुटी ये नर्सेज बिना किसी संकोच के उसकी देखभाल करती रही। इंसानियत का रिश्ता अरुणा और उन नर्सेज के बीच बन गया था। 1980 के बीच एक वक्त आया जब बीएमसी ने, जिसके अंडर यह हॉस्पिटल आता था, उन्होंने कहा कि अरुणा को कब तक हॉस्पिटल में रखा जाएगा, उसके ठीक होने की उम्मीद नहीं है, उसकी वजह से हॉस्पिटल में एक रूम ऑक्यूपाइड है। तब अरुणा के घर वालों को खबर दी गई कि वो उसे घर ले जाए, लेकिन अरुणा के घर वालों ने अपनी माली हालत का हवाला देते हुए अरुणा की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। जब अरुणा को हॉस्पिटल से हटाने की बातें चल रही थी, तब हॉस्पिटल की नर्सेज और डॉक्टर्स बीएमसी के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए। मामला ऊपर तक पहुंचा, तब बीएमसी को भी नर्सेज के इस प्रोटेस्ट के आगे झुकना पड़ा और अरुणा को हटाने का फैसला वापस ले लिया गया। अब किंग एडवर्ड का वार्ड नंबर 4 ही अरुणा का घर बन गया था। नर्सेज ने अपनी अपनी ड्यूटी के हिसाब से अपना टाइम बांटा ताकि अरुणा की देखभाल ठीक से हो सके। इस काम की कोई फीस नहीं थी। अपने परिवार के सदस्य की तरह वो उसकी देखभाल करती, उससे बातें करती। इन नर्सेज में सिर्फ अरुणा की फ्रेंड्स या उस समय की सीनियर्स नहीं थी। नर्सेज के हर नए बैच ने इस मुहिम में अपना साथ दिया। इस बीच कितनी ही नर्सेज रिटायर्ड भी हुई, पर उन्होंने अरुणा से मिलना नहीं छोड़ा। इनमें से कई अरुणा की फेवरेट फिश करी भी बनाकर घर से लाती थी। सालों तक नर्सेज की ड्यूटी ऐसे ही चलती रही। वो उसे खिलाती, नहलाती, उसके बाल बनाती। 1 जून को जब भी अरुणा का बर्थडे आता, एक फैमिली मेंबर की तरह उसके रूम में ही एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा जाता। केक मंगवाया जाता, अरुणा की फेवरेट लता मंगेशकर के गाने बजाए जाते। अरुणा को भी थोड़ा केक चखाया जाता था। लेकिन इन नर्सेज की इतनी सेवा और कोशिश के बाद भी अरुणा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और ना ही कोई इम्प्रूवमेंट नजर आया। अरुणा और नर्सेज की उसकी देखभाल की कहानी हर जगह फैल रही थी। मीडिया में भी यह खबर आई। लोग अक्सर हॉस्पिटल में अरुणा को देखने आते थे। नर्सेज का कहना था कि वो बात नहीं करती हैं, लेकिन महसूस कर सकती हैं। कभी कभी जब लोग उसे देखकर बातें करते हैं तो लगता है कि वो भी रिएक्ट करती है। लेकिन डॉक्टर्स ने भी ये महसूस किया कि किसी मर्द की आवाज़ सुनकर ज़्यादा शोर होने से वो बेचैन हो जाती हैं। कई बार तो उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती थी। तब ये तय किया गया कि अरुणा को भीड़ भाड़ से दूर ही रखा जाएगा। सिर्फ उसकी देखभाल करने वाली नर्सेज और डॉक्टर्स ही उस रूम में जाएंगे। खिड़कियों पर भी पर्दे लगा दिए गए। नर्सेज का कहना था कि कभी कभी अरुणा रोती भी है। जब उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है।
तब हम अपनी बातों से उन्हें हिम्मत देते हैं कि हम उनके साथ हैं, वो अकेली नहीं हैं। इसी बीच एक पत्रकार और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पिंकी वीरानी भी अरुणा से मिली और उनकी कहानी पर उन्होंने एक किताब भी लिखी। वो अरुणा की हालत देखकर इतनी ज़्यादा दुखी हुई कि 1973 की उस घटना के 37 साल बाद 24 जनवरी 2011 में पिंकी वीरानी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि अरुणा सालों से एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर है, उनके ठीक होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्हें इच्छा मृत्यु देकर इस तकलीफ से निजात दी जाए। ये केस चल रहा था। उस वक्त इच्छा मृत्यु के कानून पर फिर से नए सिरे से बहस शुरू हुई। बाहर के कुछ देशों में तो इच्छा मृत्यु का प्रावधान है, लेकिन भारत में ये मुद्दा थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। धार्मिक वजहों से लोग मानते हैं कि किसी को इच्छा मृत्यु देना ईश्वर के खिलाफ जाने के समान है। मरीज के परिवार के लोग भी इसे लेकर कंफर्टेबल नहीं होते हैं। सबको चमत्कार की उम्मीद रहती है कि उनका मरीज किसी भी दिन ठीक हो सकता है। इधर जब नर्सिस को पिंकी वीरानी की इच्छा मृत्यु के लिए दायर याचिका का पता चला तो वो एकजुट होकर इसके खिलाफ खड़ी हो गई। उन्होंने इस याचिका का कड़ा विरोध किया। 8 मार्च 2011 को अरुणा को इच्छा मृत्यु देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इस फैसले के लिए डॉक्टर्स की रिपोर्ट को आधार बनाया गया कि अरुणा पूरी तरह कोमा में ना होते हुए दवाई और खाना ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे केसेस के लिए पेशेंट के घर वालों की इच्छा भी जानी जाती है, जबकि पिटिशनर पिंकी वीरानी का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है और वैसे भी अरुणा की देखभाल किंग एडवर्ड हॉस्पिटल कर रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अरुणा के रिश्तेदारों ने कभी भी उनमें दिलचस्पी नहीं ली। किंग एडवर्ड हॉस्पिटल की नर्सेज और डॉक्टर्स की तारीफ करते हुए कोर्ट ने कहा कि हॉस्पिटल ने कई सालों तक अरुणा की बेहतरीन सेवा की है, इसलिए अरुणा के बारे में कोई भी फैसला लेने का हक भी सिर्फ किंग एडवर्ड हॉस्पिटल को ही है। उन्होंने अरुणा का इतने अच्छे से ख्याल रखा है कि इतने सालों बिस्तर पर रहने के बावजूद उनको एक भी घाव नहीं होने दिया। ये फैसला आने के बाद किंग एडवर्ड हॉस्पिटल में जश्न का माहौल था। नर्सेज ने वहाँ एक सेलिब्रेशन भी रखा। उनका कहना था कि जब तक अरुणा का अंत नहीं आता हम उनकी सेवा करते रहेंगे, वो हमारे ही है। सच में इन नर्सेज के लिए एक बिग सैल्यूट तो बनता ही है। इस फैसले के 4 साल बाद ही 2015 में एक बुरी खबर आई कि अरुणा को निमोनिया हुआ, जिसकी वजह से किंग एडवर्ड हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 4 में 42 साल एक बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह बिताने के बाद 18 मई 2015 को अरुणा की सांसें थम गई। उसकी मौत के बाद अचानक अरुणा के 2-3 रिश्तेदार उसका अंतिम संस्कार करने के लिए सामने आए, लेकिन नर्सेज, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ ने फिर इसका विरोध किया कि हम ही अरुणा के रिश्तेदार हैं और हम ही उनका अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन ऐसे वक्त में कोई कानूनी अड़चन ना आए, इसलिए सब ने मिलकर बीच का रास्ता निकाला, जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ और अरुणा के रिश्तेदारों ने मिलकर अरुणा का अंतिम संस्कार किया। इसकी सारी तैयारी किंग एडवर्ड हॉस्पिटल ने ही की। हॉस्पिटल के स्टाफ ने नम आँखों, बुझे दिल से, पूरे सम्मान के साथ अपनी 42 साल पुरानी दोस्त को विदाई दी। मौत के वक्त अरुणा की उम्र 67 ईयर्स थी। इस उम्र के आधे से ज़्यादा समय तक, लगभग 42 साल तक तो वो बिस्तर पर ही रही। जिस डॉक्टर से अरुणा की सगाई हुई थी, 1975 में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इस वक्त उनकी उम्र 75-76 साल है। मुंबई में उनका एक क्लिनिक भी है। उनका कहना है उन्हें हमेशा अफसोस रहा कि वो अरुणा के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। इधर सोहन लाल अपनी 7 साल की सज़ा काटकर 1980 में ही रिहा हो गया था। इसके बाद उसके बारे में कई बातें सुनने को मिली, जैसे एक कि वो नाम बदलकर दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है। बीच में ये खबर भी आई कि टीबी या एड्स की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। 2015 में अरुणा की मौत के बाद सोहन लाल फिर सुर्खियों में आया, जब एक मराठी अखबार के रिपोर्टर ने यूपी के हापुड़ में सोहन लाल को ढूंढा और उसका इंटरव्यू लिया। सोहन लाल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जेल से निकलने के बाद उसकी ज़िंदगी कभी आसान नहीं रही। लोगों के तानों और गालियों से उसकी ज़िंदगी अभिशाप बन गई, जिसका असर उसके परिवार ने भी झेला है। तब सोहन लाल का कहना था कि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है। अरुणा की मौत के बाद उसने हमेशा भगवान से अपने किए की बार बार माफ़ी मांगी है। अरुणा की हालत की खबर ने उसे झकझोर दिया था और इस खबर ने एक पूरे सपने की तरह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। उसका ये भी कहना था कि उसने गुस्से में बदले की भावना से अरुणा पे हमला किया था, पर उसने अरुणा का बलात्कार नहीं किया। इतने सालों में उसकी एक बेटी की मौत बीमारी से हो गई थी, जिसके लिए सोहन लाल का कहना था कि ये उसके कर्मों की ही सज़ा थी।
2015 में उस वक्त वो एक फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर नौकरी कर रहा था। कुल मिलाकर ये एक अफसोसजनक घटना थी। सोहनलाल जो इस सब का दोषी था, 7 साल की सज़ा काटकर अपनी ज़िंदगी जीता रहा, लेकिन बेकसूर अरुणा ने सारी ज़िंदगी इस घटना का दर्द झेला। यहाँ तक कि अपने साथ हुए जुल्म की दास्तां वो कभी बयां भी नहीं कर पाई। उसके अपनों ने तो उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन किंग एडवर्ड हॉस्पिटल की नर्सेज ने एंजल्स की तरह मरते दम तक उसकी सेवा की और उसका साथ नहीं छोड़ा। सारा दुख दर्द प्यार सीने में लिए अरुणा चुपचाप यूं ही इस दुनिया से चली गई। इस स्टोरी में हमें कुछ नर्सेज के नाम भी मिले थे जिन्हें हम वीडियो में पूरे सम्मान से शामिल करना चाहते थे, लेकिन इन नर्सेज की लिस्ट इतनी लंबी है कि सिर्फ कुछ नाम लेना हमें ठीक नहीं लगा। सबके नाम शामिल ना होने का हमें भी बेहद अफसोस है। आखिर में चलते चलते हम एक बार फिर से किंग एडवर्ड हॉस्पिटल के स्टाफ और नर्सेज को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं। उनके लिए कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ अरुणा की ही नहीं है, बल्कि उन नर्सेज की भी है जिन्होंने मानवता की एक नई मिसाल दुनिया के सामने रखी है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।